खाली लिख लिख के खत्म करो, कुछ अब पढ़ाने वाली ऐसी चीजें हैं ही नहीं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन को ही तो खाली देखना है। क्या अभी चल जाएगा थोड़ी देर में अपने आप। इतने जानवरों में किसको लेके जाऊं? अरे अब अभी शांत रहो, पहले इस टॉपिक को आज कंप्लीट करो। बहुत तुम लोग टाइम लगवा दिए हो इस टॉपिक में, इतना लगना नहीं था, 2 से 2.5 क्लास में खत्म होना चाहिए था। तुम लोगों के बाद जो है नीचे वाले बच्चों का स्टार्ट हुआ, और जहां तक तुम्हारा वो थोड़ा सा ही कम हुआ होगा 2 क्लास में ही, क्योंकि 2 घंटा उसका फुल यूटिलाइजेशन होता है। वो कम से कम नीचे वाले हमारी क्लास में शोर तो नहीं करते हो, तुम लोग बहुत आजकल शोर करने लग गए हो, ठीक है भाई। एक वो बता, मैं ही तो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं ना, और मैं लेक्चर भेज दूंगा, देख लेना, 1 घंटा 53 मिनट, 1 घंटा 55 मिनट फुल यूटिलाइजेशन होता है उसका, और बड़ी मस्त पढ़ाता हूं। चलो, तो क्यों थर्ड पीरियड में क्या सिंह निकल आते हैं? और आज सिया दीदी निकल ली? अच्छा, चलो लिखो, द गवर्नमेंट determines the total level of pollution that can be legally emitted during a specific या एज पीरियड, कि भाई हर साल का एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया कि इतने दिन में इतना तुम जो है उत्सर्जन कर सकते हो, वो एक लिमिट वहां पर क्या होगा, दे दिया जाएगा। कहता है टू एस्टेब्लिशिंग प्राइसेज indirectly in tradable emission permits and जी concepts, एक मिनट बेटा, concepts of carbon credit। हाँ क्या बोले बेटा? एमिटेड होगा बेटा, एमिटेड लिखा हुआ है। टू एस्टेब्लिश प्राइसेज इनडायरेक्टली इन ट्रेडेबल इमेजर परमिटेड एंड कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट, कि ये जो बेटा कहीं ना कहीं पर जो आपको एक लिमिट तय कर दी गई कि इतना तक का छूट है, तो वो एक तरीका का क्या हो गया बेटा, कैप हो गया या नहीं हो गया? वो एक तरीका का क्या हो गया, कैप हो गया, लिमिट हो गया। तो एक लिमिट तक जो है जो छूट मिलता है उसी को किस नाम से जानते हैं हम लोग बेटा, या किस कंसेप्ट की बात करेंगे, कार्बन क्रेडिट का। फिर कहता है बेटा ट्रेडेबल परमिट्स have been used since the early 80s to reduce, क्या हुआ, कार्बन क्रेडिट है बेटा लिखा हुआ, जो आपको दिया ना कि एक लिमिट तक छूट मिला है, तो उस छूट को ही हम लोग क्या कहेंगे, कार्बन क्रेडिट, ठीक है। टू रिड्यूस सेवरल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन in the United States. In 1994, the US began
A cap and trade system for sulfur dioxide emission. Sulfur dioxide emission. India does not have an explicit carbon price or a market based mechanism. कल तो कोई क्लास नहीं है ना? Such as cap and trade, but India has many schemes and mechanism that put an implicit price on carbon. देखो सबसे पहले जो है बेटा 1980 के दरमियान जो है 1980 के दरमियान यूएस ने इस सिस्टम को फॉलो किया था कि भाई एक लिमिट तक जो है तुम्हें क्या मिलेगा, डिस्काउंट रहेगा, उसके बाद उस पर क्या होगा, चार्ज होगा। लेकिन इंडिया में ये इतना ज्यादा संभव था नहीं, तो इसके लिए क्या किया, अलग अलग स्कीम बनाई गई, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई गई। तो 2 4 5 गो का हम लोग यहां पर एग्जाम्पल लिख लेंगे खाली, ताकि अगर पूछे तो वो नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर पूछे तो उसका नाम याद रहना चाहिए, बाकी कोई और यहां पर उसका काम नहीं होगा। 7 बोले ना, इको साफ इंडिया साफ, बोलो और। क्या बेटा? अरे रुक जाओ, ट्रेड कौन से में बेटा? ट्रेड सिस्टम फॉर सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। प्राइस ऑन कार्बन बेटा, CARBON। अब ठीक है बेटवा, तो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। द सल्फर डाइऑक्साइड बेटा, गैस है रे सल्फर डाइऑक्साइड, एमिशन EMMISSION। कहा है रे, कहा गया चौधरी, कहा गया कृष्णा, कहा बाहर? सही बात है। द परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, पैट इसको कहते हैं हम लोग। क्या हुआ? क्या बोल रहा है ए बुर्बक? रेन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस, RPO। इस ब्रेक में आप लोग जरूर सारे शॉर्ट फॉर्म एक जगह लिख लेना। रेन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स,
इंटरनल कार्बन प्राइसिंग, ICP, द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। द एनर्जी कन्वर्जन बिल है जो कि अमेंड हुआ था 2022। तो अब क्या हुआ, कुछ ना कुछ क्या हो गया बेटा, अलग अलग स्कीम बना करके कार्बन पे क्या करा गया, उत्सर्जन पे कमी करने की कोशिश करी गई या नहीं करी गई। तो क्या किया गया, रिस्ट्रिक्शंस लगाना, लिमिट लगाना, वही हमारा किसके अंतर्गत आ गया बेटा, कैप एंड ट्रेड। अगर वैसे बेसिकली देखा जाए तो कैप एंड ट्रेड सिस्टम कहां फॉलो हो रहा है, यूएस में। कब से, 1980 से ही वहां पर फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब है बेटा, नहीं हुआ, लो लिखो, छूट कहां तक का लिमिट तुम्हारे पास है वो दे रखा है, वही तो छूट बोल रहा, छोड़ना। एमिटेड शब्द नहीं पढ़ा है क्या, अकाउंट से है जो रेक्टिफिकेशन का शब्द यहां इस्तेमाल कर रही है। क्यों, रुक जा, तो बाकियों को लिख लेने दे मालिक। एक तो सप्ताह में एक दिन आती है, उसमें भी दांत चियार रही है बैठ के। तुझसे तो अच्छी राइटिंग है बेटा, तू तो बोल, ये वे बुद्धि जो है हमारे। लेकिन एक बात है, आज बुद्धि एनर्जेटिक लग रहा है या सो क्या है, ये खाना नहीं मिला इसलिए नींद नहीं आ रही है। नहीं, आज मैंने एकदम टाइम मिल गया मुझे, अच्छा, क्योंकि वहां वाली क्लास मैंने आज 1:45 ही छोड़ दी, तो आज मुझे खाने का पर्याप्त समय मिला है और दबा के खाया है आज। इस वीक में दूसरी बार आज मैंने सही से खाना खाया है, नहीं तो दिन में मिल नहीं रहा था भोजन। हो गया बेटा सबका यहां तक, क्या नहीं लग रहा, मेरा ना हाइट के अनुसार ठीक, उतना होना भी चाहिए तब। हाय, क्यों काटोगे क्या मुझे, 6 फीट 1 इंच है बेटा। नहीं, अब कम कम करना है तो बोलो, टंगड़िया काट देते हैं थोड़ा सा। नहीं होता है ना, अच्छा, नहीं होता है, वो एक मूवी नहीं थी जिसमें राजपाल ज्यादा पूछता, रे तेरी हाइट कितनी है, नहीं उसमें, नहीं नहीं उसमें रे, अरे जिसमें वो सुनील शेट्टी भी है, अक्षय कुमार सब भी है। नहीं वो है कॉमेडी वाला है जो होटल के अंदर, नहीं जिसमें है क्यों पैसा पैसा करते हो, क्यों पैसे पे तुम मरते हो, दे दनादन, उसमें नहीं उससे पूछता है तेरी हाइट कितनी है, चल इतना बोला ला। और उसी तरह मुन्ना भाई MBBS, सर्किट नहीं पूछता है हाउ लॉन्ग, तो 5'8", 6 फीट की बोला ला। तो ऐसे ही लक्ष्मी दीदी ने हमसे पूछा हाइट, मैंने बोला 6, बोलेगी अब 7 फीट का बोला ला। कभी सोचना भी मत। चलो बेटा, हो गया यहां तक। अब देखो, ये तो थी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को कम करने की बात, ये जो अभी हमने देखा ये सब क्या था, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को कम करना। अब क्या होगा, पॉजिटिव को बढ़ाने की भी बात आएगी या नहीं आएगी,
जो भी हमारा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है उसको जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना फायदेमंद होगा या नहीं होगा? तो लिखिएगा कुछ। हाँ, क्या हुआ? एक बार अच्छा समराइज। अरे आसान शब्दों में बोला गया कि देखो भैया, हम कोई भी काम करते हैं, तुम कितना कार्बन का उत्सर्जन करोगे, कितना तुम्हारे यहां से पॉल्यूशन निकलेगा, उसके लिए एक लिमिट तय कर दिया। ठीक है, ओह कि पूरे वर्ष के दौरान कि जो मान लीजिए कि हमने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का डेट फाइनल किया, इस बीच में तुम इतने यूनिट तक का ही क्या करोगे, उत्सर्जन करोगे। अब उससे ज्यादा अगर करोगे तो उसके लिए अलग अलग क्या लगा है, अपना चार्ज लगा रखा है कि इससे ज्यादा पे इतना, इससे ज्यादा पे इतना। तो जिस तरीके से मीटर वगैरह होता है ना, इसी तरीके से वहां पर कार्बन उत्सर्जन के लिए भी मीटर वगैरह लगा होता है, तो वो उससे पता चलता रहता है। और उसी के लिए कुछ ये था जो गवर्नमेंट ने अलग अलग रूल्स बना रखे कि किस तरीके से करेगा। तो हमें ये रूल्स तो ज्यादा अभी डिस्कस करना ही नहीं था, तो खाली हमने नाम यहां पर लिख दिया। चलिए अब लिखिएगा, टू प्रमोट पॉजिटिव externalities, to promote positive externalities। तो अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को बढ़ाएंगे तो कैसे, कहता है व्हेन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज आर present, गवर्नमेंट में attempt to solve the problem थ्रू, कि भाई अगर गवर्नमेंट मतलब जो भी होगा उसको कैसे सॉल्व करेगा, कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर भी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जो है, अगर कहीं पर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की बात करते हैं तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, और ज्यादा बढ़ाएगा ताकि जो परेशानी है उसको क्या कर जा सके, सॉल्व किया जा सके। तो कहता है करेक्टिव subsidies to the producers aimed at increasing the supply of the goods। भाई अगर मान लीजिए कि कहीं पर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, और उसको सब्सिडी देगा ना कि हाँ हाँ भाई इस गुड्स का और से ज्यादा क्या करो, प्रोडक्शन करो, क्योंकि उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर फायदा होगा। ठीक है, जैसे देखते हो ना कि अगर कृषि वगैरह है तो उसके लिए खाद वगैरह का अगर हम लोग क्या करते हैं, खोज करते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो उससे क्या होगा, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता ही नहीं। तो गवर्नमेंट फर्टिलाइजर वगैरह के ऊपर क्या करता है, सब्सिडी देता है या नहीं देता। फिर उसके बाद कहता है बेटा करेक्टिव subsidies to consumers aimed at increasing the demand for the गुड्स। कि भाई अगर मान लीजिए कि मान लीजिए कि मैंने सोचा कि ऐसा काम करते हैं कि जो फ्री में पढ़ाया जाए, ऐसा सोचना है पर होगा नहीं। मान लेते हैं कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब जो है फ्री में पढ़ाना है, बहुत हो गया पैसा वैसा कमाना, अब जो है चैरिटेबल वाला काम करें और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं। तो इसका मतलब लोगों को भी फ्री में शिक्षा मिलेगा, तो गवर्नमेंट भी वहां पर प्रमोट करती है नहीं करती। आप देखो ना कि जो सरकारी स्कूल वगैरह है, अगर सरकारी स्कूल वगैरह में जो गेस्ट टीचर वगैरह होता है तो फ्री में शिक्षा को प्रमोट करने के लिए ना लोगों को रखा जाता है ना। सरकारी स्कूल में तो कोई पैसा वैसा लगता नहीं,
तो फ्री में पढ़ाने के लिए प्रमोट किया था, तो जहां भी फ्री एजुकेशन वगैरह को प्रमोट किया जाएगा तो वो कंजम्पशन के अंतर्गत आएगा नहीं। और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है ये नहीं भाई, हम सिलेबस का काम कर रहे हैं ना, बम बनाने के तरीके थोड़ी ना बता रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव वे में पढ़ाने वढ़ाने की बात हो रही है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, कदम उठाती है नहीं उठाती। तो वो भी चीजें हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के अंतर्गत। फिर कहता है गवर्नमेंट also engage in direct production of environmental quality. Government also engage in direct production of environmental quality. जैसे वृक्षारोपण वगैरह की बात करते हैं, कहीं पर देखते हो कि पेड़ वगैरह की कटाई होती है तो क्या बोलता है कि अगर एक पेड़ काटे हो तो दो पेड़ नहीं लगाने चाहिए ही नहीं लगाने चाहिए। तो ये सब भी गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो रहा है बेटा, पॉजिटिव वर्क हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी क्या करेगा, करेगा। तो लिख लीजिएगा एज फॉर एग्जाम्पल AFFORESATION, एफोरेस्टेशन कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है बेटा वृक्षारोपण, प्लांटेशन। ठीक है, तो वृक्षारोपण वगैरह जहां पर होगा वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बोलो। ये जो सीवर वगैरह की सफाई देखते हो, बरसात से पहले सब कुछ साफ किया जाता है ना, कहीं पे पानी वानी लग जाता है, सफाई सब काम किया जाता है ना, तो कौन करेगा ये सब काम, गवर्नमेंट ना, ताकि लोगों के लिए क्या हो, फायदा हो। या आप देखते हो ना कि कोई भी अगर मान लीजिए कि प्राइवेट लोग जो है मिल करके साफ कर सुथरा कर देते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको अवार्ड वगैरह भी देती है नहीं करती, ताकि उसको क्या करे, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके। फिर उसके बाद अब क्या था बेटा हमारे पास, मेरिट गुड्स और डिमेरिट गुड्स ना। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द केस ऑफ मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स का मतलब बोलो, लोगों के लिए फायदेमंद। मेरिट गुड्स का मतलब क्या हो गया, लोगों के लिए फायदेमंद। तो कहता है मेरिट गुड्स आर गुड्स that have substantial positive externalities and hence they are socially desirable। भाई समाज में इसकी जरूरत होगी या नहीं होगी, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। कहता है गवर्नमेंट में मेक इट कंपल्सरी टू अवेल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। बेटा अभी जो आप लोग आयुष्मान भारत वगैरह देख रहे हो, ये एक तरीके का इंश्योरेंस है या नहीं है, ये क्या है, एक तरीके का इंश्योरेंस। तो लोगों की मदद करने के लिए ना, तो गवर्नमेंट इसको ज्यादा ज्यादा बढ़ावा देगा या नहीं देगा, ठीक है। सबों के लिए कोरोना का टीका अनिवार्य कर दिया था, कोरोना का टीका लगाओ मस्त रहो। तो अगर कहीं पर ये जो हम लोग कंपलसरी इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो ये भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव दिशा में काम होगा ही नहीं होगा। तो लिखेगा कंपलसरी कंपलसरी इम्यूनाइजेशन।
अरे बोले ना टीका लगाना ताकि तुम इम्यूनाइज रहो, दूसरों में बीमारी ना फैले, कंटेजियन इफेक्ट पर आया था ना वहां। नेपाल में नहीं हुआ? अच्छा कोई नहीं, फिर भी थोड़ा सा और भिजवा देंगे। चलो लिखो, यूज ऑफ, अरे कोई बात नहीं, लेना है यहां दिलवा दें। अच्छा लिखना है, अरे तुम लिखो, अरे कोई नहीं लिखेगा, बुद्धि को लिखने दो पहले। चाहिए इंजेक्शन चाहिए? हो गया मोदी भाई साहब? ए देख, लिखने का बदला फिर बतिया रहा है। हाँ इसको ऐसा दे देंगे ना इंजेक्शन के हिस्से, कांस्टेंट रहे क्लास में। जैसे क्लास आने लगे नीचे पकड़ के इंजेक्शन, और उसका इंपैक्ट जो है ना शाम के 5:30 बजे तक ही रहे। 5:30 बजे, हाँ चल, काश ऐसा दवाई बनता, पहले प्रयोग तेरे ऊपर होता। नहीं ऐसे पता है, बिहार में जो है ना, जिन बच्चों को नशा करना ज्यादा होता है तो वो क्या करते हैं ना, भांग खाते, कहते हैं माइंड कंसंट्रेट होता है। हाँ ये बात फैक्ट है। हो गया, लिख लिया? यूज ऑफ लेजिस्लेशन टू इन्फोर्स द कंजम्पशन। भाई जैसे एक बार बताओ, गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट जरूरी है, कार चलाओगे सीट बेल्ट जरूरी है, ये भी तो पॉजिटिव इंपैक्ट है, ये नहीं है? ओके फ्री एजुकेशन, ओह बात मत करो, खाली कोने में जाके बैठ के बतियाता है। फ्री मेडिकल सर्विसेज, ये सब क्या होगा, गवर्नमेंट इसको प्रमोट करेगा ये नहीं करेगा बेटा? क्योंकि ये सारे क्या है, हमारे मेरिट गुड्स हैं, ये सारे क्या है, हमारे मेरिट गुड्स है, इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, ये नहीं होगा? ये यूज ऑफ लेजिस्लेशन वाले में अगर लिखना हो ना तो लिख लेना बेटा, हेलमेट, सीट बेल्ट एटसेट्रा। क्योंकि भाई इसके लिए नहीं तो चालान काटा जाता, ये नहीं काटा जाता, तो ये लाइसेंस वगैरह का होना जरूरी है। नहीं तो अभी याद है ना पुणे वाला केस, निपटा दिया था ना। हो गया बेटा? लेकिन अगर यहीं पर डिमेरिट गुड्स हो जाए तो फिर गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी या नहीं लगाएगी? कितनी बात करते, खत्म ही नहीं होता। लिखिएगा बेटा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन in the case of demerit code। अब देखना है कि डिमेरिट गुड्स के केस में गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे होगा। अरे बहुत लिखना है, अभी 5 पेज और लिखना है, और वो आज ही होगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ डिमेरिट गुड्स, तो लिखे डिमेरिट गुड्स। ओह अरे सब अलग अलग बैठ, तो चल तीनों अलग अलग बैठ।
ए चल आ गया, उठ वहां से, निकल कोने से। बहुत गलत बात है ये, पता नहीं मतलब बातचीत से क्या मिलता है भाई। अगर बात करना हो ना आराम से क्लास बंक करो, नीचे बैठो और बतियाते रहो, कोई इतना मैं देखता हूं ना कभी कभी कुछ बच्चों को उस चाय वाले दुकान पे बैठ के बतियाते रहते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हमारी नजर नहीं घूमती है, हमारी नजर बहुत घूमती है। वो चाय वाले दुकान पे बतियाएंगे, कुछ लोग देख के गली में भाग जाएंगे। चलो फिर बाद में बोलेंगे अरे नहीं सर हम तो उधर जा ही रहे थे। तो लिखिएगा डिमेरिट गुड्स आर गुड्स which are believed to be socially अनडिजायरेबल। मेरिट गुड्स में क्या था बेटा, डिजायरेबल था ना, सोसाइटी के लिए फायदेमंद हो, और ये क्या हो जाए सोसाइटी के लिए नुकसानदायक, तो फिर गवर्नमेंट उस पर क्या लगती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है ना, ज्यादा से ज्यादा टैक्स का लगा देना फलाना डेम का। लेकिन पता है फिर भी क्या दिक्कत होती है, कितनी भी ज्यादा टैक्स बना दो इसके डिमांड पर जो है ना इंपैक्ट होता नहीं है। क्योंकि याद है ना एडिक्शन में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल होता नहीं, तो उस केस में क्या होगा भाई, कितना भी महंगा हो जाएगा लोग फिर भी खरीदेगा। और इसी का फायदा क्या होता है, प्रोड्यूसर उठाता है, वो जितना गवर्नमेंट टैक्स लगाता है ना वो आप ही से वसूल लेगी। आप जाओ कोई गुटखा वगैरह खरीदने, बोलेगा कि भाई कल तक 10 था आज से 15 हो गया, अरे क्यों, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। वो बियर नहीं करेगा, वो किससे लेगा, आपसे वसूल लेगा। तो लास्ट में हम ये भी लिख लेंगे कि इन पे ज्यादा इंपैक्ट उतना पड़ नहीं पाता, गवर्नमेंट कितना भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए लोग से भी बियर कर लेता है वो। तो ये सोशली क्या है बेटा, अच्छी बातें तो है नहीं। कहता है गवर्नमेंट करेक्ट्स मार्केट फेल्योर रिजल्टिंग फ्रॉम डिमेरिट गुड्स। तो अब गवर्नमेंट कैसे करेक्ट करेगा वो भी तो देखना है बेटा। तो पहला एट द एक्सट्रीम द गवर्नमेंट में इन्फोर्स कंप्लीट बैन ऑन ए डिमेरिट गुड्स। कि हार थक के गवर्नमेंट क्या करेगा, या तो कंप्लीट बैन ही कर देगा, ठीक है, या तो क्या होगा कंप्लीट बैन ही कर दिया जाएगा। अच्छा मंडे को लॉ की टेस्ट है ना, क्लास नहीं है ना, चलो देखता हूं कुछ उपाय उसका लगाता हूं मैं। नहीं टेस्ट तो बाद में भी हो सकता है ना, वो जैसा मैसेज आएगा उस से कर लेना। अच्छा छोड़ो वही 9 से 11 हमको क्या, मेरी तो दूसरी क्लास है। चलो थ्रो मिरर के सामने एक बार खड़े होकर देख लेना, जो हंसा वो भी। थ्रो परसुएशन which is mainly intended, oh लिखो जल्दी, to be achieved by, हाँ
किसके बाद? थ्रो परसुएशन बेटा, PERSUATION, नेगेटिव एडवर्टाइजिंग। बता रहा हूं रे, कौन सा ऐसा लाइन है जो बिना बताए आगे बढ़ा हूं? कैंपेन्स। बेटा देखते हो ना, हर चीज के लिए ये जो मुकेश नाम का जो प्रचार आता है मूवी से पहले, लोगों को जागृत करने के लिए ही आता है, ये नहीं आते हैं। तो ये जो भ्रामक प्रचार वगैरह होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है गवर्नमेंट? कोई ना कोई क्या बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन उठाता है, तो उसी का नाम यहां पर लिखा गया। ठीक है, मेनली के बाद कहां पे? मेनली इंटेंडेड, INTENDED। देखना बुद्धि अभी मत लिखना, जब सबका हो जाएगा ना तब बोलना सर रुक जाइए लिखूंगा। कहां है तेरा रजिस्टर? बुद्धि तेरा रजिस्टर कहां बेटा? जा है। प्रभु ही मालिक है बेटा, क्या कर सकते हो। चलो लिखो इधर। ओ, थ्रो लेजिस्लेशन। हाँ, सेकेंड पॉइंट ही तो बताया कि जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह, जो भी भ्रामक एडवर्टाइजमेंट है गवर्नमेंट उसके लिए क्या होता है, कोई ना कोई प्रिस्क्रिप्शन उठाती है, कोई ना कोई कदम उठाती है। ठीक है, तो थ्रो legislation that prohibit the advertising or promotion of demerit goods। देखते हो ना कि अब वगैरह जो है हमेशा कहीं पर भी वाइन वगैरह या सिगरेट वगैरह का प्रचार आता है, मूवी सब में भी वहां पे नीचे संवैधानिक चेतावनी लिखी जाती है, नहीं लिखी जाती है? तो वो भी लॉ बनाया गया इसीलिए ना, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, कठोर से कठोर नियम बना देना। क्या हुआ? इम्पोजिंग अनयूजुअली हाई टैक्सेज। गवर्नमेंट क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा टैक्स बढ़ा देती है, नहीं बढ़ा देती? रिस्ट्रिक्शन इन पब्लिक पैलेसेज, पब्लिक प्लेस सब पर क्या करता है बेटा? रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, ये नहीं लगा देता है? ठीक है, हाँ तो लिख ले बेटा। TION लिखो या SION लिखो, ये कहीं चीज है। ठीक है, कहा खुशी दीदी आप में? तब तो फिर जहां पे मैं ZATION लिखता हूं वो भी गलत है, क्योंकि ऐसे TION भी अधिकतर जगह लिखा जाता है। अरे नहीं, अरे कहां था अभी? 10 मिनट लेट। चलो हो गया, मजा यहां भी नहीं ना आएगा बेटा। अब हमने क्या बोला? कितना भी गवर्नमेंट टैक्स लगा दे, बिक्री फिर भी होगा या नहीं होगा? क्योंकि ऐसे कोमोडिटी जिसके डिमांड की इलास्टिसिटी इन इलास्टिक होगा, उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि कितना भी आप टैक्स लगाओगे, लोग वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, और सामने जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा? वो टैक्स किससे वसूल कर लेगा? कंज्यूमर से उसको वसूल कर लेता है। तो लिखिएगा, द डिमांड फॉर
demerit goods such as cigarettes and alcohol is often highly inelastic demand, so that any increase in their prices resulting from additional taxation causes a less than proportionate डिक्रीज इन डिमांड, कि भाई कितना भी टैक्स बढ़ा दे, डिमांड के ऊपर क्या होगा, नाम मात्र का प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा बेटा, नाम मात्र का प्रभाव पड़ेगा। ऑल्सो सेलर कैन ऑलवेज शिफ्ट द टैक्सेज टू कस्टमर या कंज्यूमर, कंज्यूमर्स विदाउट लूजिंग कस्टमर। भाई कस्टमर का उसको नुकसान होने वाला नहीं है, कस्टमर के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई सेलर तो अपना क्या करेगा, जो भी टैक्स लगा वो कहां पर शिफ्ट कर देगा बेटा, जो बायर है भाई सीधा बोल देगा भाई इतने का है, लेना है लो, नहीं तो मत लो। और आप चूंकि उसके एडिक्टेड हो, आपकी तो मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा ना, तब इसीलिए तो इन सब जगहों पे लॉ ऑफ डिमांड कभी ऑपरेट होगा क्या। और ये याद रखिएगा, डिमेरिट गुड्स के केस में कभी भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। ओके, यही अभी दूध महंगा हो जाए तो सीधा बोल दोगे छोरो नहीं खरीदेंगे, लेकिन दारू महंगा हो जाए, आहा अब लगता है क्वालिटी बढ़ गया है। और कुछ लोग इसमें अच्छे से जानते भी होंगे उन चीजों को, फिल्टर, विदाउट फिल्टर, अल्ट्रा फिल्टर, है कि नहीं, इंपैक्ट होगा ही। क्या हुआ, जानेंगे कैसे नहीं बेटा, तुम्हारे गुरु भी तो हैं। तो ऐसा भी तो होगा कि जिस राह में तुम चल रहे हो उस राह को छोड़े हुए वर्षों हो गए हो। ओ बर्दाश्तम करो। अरे विनीत है क्या यहाँ पे, विनीत नहीं क्या, पहले बोल लो फिर पूछो क्या, तो कुछ नहीं। हाँ नहीं सुन, चलो हो गया, अरे बोलो, पर मजा तो फिर भी नहीं आएगा। चलिए मेरिट और डिमेरिट गुड्स हो गया, तो जरा पब्लिक गुड्स के ऊपर भी आ जाएं। और पब्लिक गुड्स के बाद हमारा कौन सा लास्ट टॉपिक होगा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, और उसके साथ ही टॉपिक क्या हो जाएगा, ऐसा आपका सोचना है। चलिए लिखिए बेटा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन in the case of public goods। भाई पब्लिक गुड्स के केस में
पब्लिक गुड्स के केस में अगर मान लीजिए कि मार्केट फेल्योर तो ऑपरेट हो ही रहा था, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक गुड्स बन रहा था तो प्राइवेट सेक्टर बाहर निकल रहा था ही नहीं देगा था, क्योंकि हमने लिखा था कि वहां पर प्राइवेट सेक्टर ये क्या है, डिसएडवांटेज है। तो अगर डिसएडवांटेज है तो वहां पर तो काम करेगा नहीं, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पब्लिक गुड्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा ना, जिससे किसी तरीके से मार्केट फेल्योर को क्या किया जा सके, रोका जा सके। भाग गया तेरा मौसा। लिखो डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ ए पब्लिक। बेटा तुझे क्लास के बाद ना मैं खिलाऊंगा, ठीक है? हाँ, कितना लेगा बेटा? 5 4 3? हाँ जरूर मिलना बेटा, ब्रेक के टाइम में मिल लेना, लेकिन नहीं, नहीं फिर बाद में सबको दिख जाएगा कि गाल पे है समोसा। डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ ए पब्लिक गुड बाय गवर्नमेंट कैन help overcome the free rider problem which leads to मार्केट फेल्योर। भाई बस वगैरह से हम लोग ट्रेवल करते हैं, कुछ ना कुछ चार्ज लगता ही नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए कोई चार्ज, तो देखते ना फ्री में घूमते रहेंगे और कोई काम ही धंधा नहीं रह गया है कि नहीं? वही फ्री में घूमते रहती है। अगर ये फ्री राइडर वाली समस्या आएंगे तो दिक्कत आएगा ना, तो गवर्नमेंट करते कि चलो पब्लिक गुड्स हो, लेकिन ये जो फ्री राइडर वाली बातें है ना, यहां पर थोड़ा सा क्या करना होगा, कंट्रोल करने की जरूरत होगी। कहता है द मोस्ट important public goods like defense, establishment and maintenance of legal system, fire protection, etc. are invariably प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। भाई लीगल सिस्टम में क्या कि भाई प्राइवेट इंटरप्राइज इन्वॉल्व होगा क्या? याद है हमने जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ाया था तो वहां पे बोला था कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, गवर्नमेंट होगा। तो भाई कुछ चीजों को छोड़कर बाकी पे से गवर्नमेंट अपना कंट्रोल हटा सकती है, नहीं हटा सकती। लेकिन अगर हम लोग कहीं पर डिफेंस सिस्टम्स की बात कर रहे हैं या फायर वगैरह के प्रोटेक्शंस की बात कर रहे हैं, जैसे देखते हैं कि आजकल जो है कोचिंग चलाने के लिए फायर एनओसी का होना कंपलसरी है ही नहीं है। अब फायर एनओसी अपने घर से तो बनेगा नहीं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का होगा ना, किसी प्राइवेट को हाथ में दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, ठीक है? फिर कहता है एक्सक्लूडेबल public goods such as parks, universities, museum, etc. can be provided by government and the same can be financed through parks, universities, museum, etc.
यूनिवर्सिटीज पूरा लिखना पड़ेगा। फाइनेंस थ्रू एंट्री फीस। भाई अब क्या होगा कि प्राइवेट इंटरप्राइज के द्वारा क्या होता है, जिसे हम लोग कह देते हैं ना कभी कभी सेमी गवर्नमेंट। अब सेमी गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या है कि गवर्नमेंट बेस्ड है लेकिन प्राइवेट की इन्वॉल्वमेंट होगी ना, तो कुछ ना कुछ एक नॉमिनल चार्ज होगा या नहीं चार्ज होगा। तो अब उससे वो फ्री राइडर वाली समस्या तो खत्म हो गई ना। भाई तुम्हें 10 रुपए ही एंट्री चार्ज लगेंगे लेकिन लगेंगे ना, है कि नहीं। तो ऑटोमेटिक भीड़ क्या हो गई बेटा, कम हो गई। जैसे जितनी महिलाएं अभी बस में सफर कर रही है, अगर फेयर लागू कर दिया जाए आधा, है कि नहीं। अरे हाँ सही कह रहा हूं, हमेशा ही भीड़ बढ़ी ही रहती है। चलिए गवर्नमेंट ग्रांट, हाँ क्या हुआ, हट जाना उससे बाहर। अब यहां पे प्योर पब्लिक नहीं रहा ना, प्योर पब्लिक ने काम किसके द्वारा, प्राइवेट के द्वारा। तो सेमी गवर्नमेंट मैंने यूज शब्द किया ना इसमें कि दोनों मिल गया ना यहां पर। अब तो एंट्री फीस चार्ज किया गया या नहीं चार्ज किया गया, तो अब प्योर पब्लिक गुड्स रहा क्या, नहीं रहा। तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल करा या नहीं करा। गवर्नमेंट ग्रांट लाइसेंस टू प्राइवेट फर्म्स टू, ओ अजीब चिरकुट आदमी है, बतियाता रहता है। बिल्ड अ पब्लिक गुड facility and charge fee from the users। भाई लाइसेंस फी वगैरह होता या नहीं होता, कहता है अब सम पब्लिक गुड्स, क्या बेटा कौन सा, चार्ज फी फ्रॉम द यूजर्स, लोगों से वसूला जाएगा ना वो तो। भाई हाँ, जिसने भुगतान, जिसने यूज किया है, जिसने उपभोग किया है, उससे वो वसूले जाएंगे। सम पब्लिक गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय voluntary contributions and private donations by corporate entities and नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसे भी होती है कि लोगों के दया भाव से, सेवा भाव से जो पैसे वैसे मिले हैं उसके बेसिस पे काम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, बोलो। अब जरा कीमत के ऊपर भी काम कर ले। भाई जो ऊपर प्रॉब्लम पढ़ा था ना उसी का, उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात होती है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। नेक्स्ट लिखिएगा बेटा, प्राइस इंटरवेंशन। जी दीदी, दो ढाई पेज और होगा। अभी तो कुछ समय पहले ही 4-5 पेज मैंने बोला था तो कितना 1-1.5 पेज लिखवाया होगा और क्या लिखवाया। प्राइस इंटरवेंशन, नॉन मार्केट प्राइसिंग। अब छोटू छोटू सा है, लिखो। कहता है बेटा
ओ, प्राइस इंटरवेंशन generally takes the form of price controls which are legal restrictions on price। इसमें दो बातें होती है, प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग। एक क्या हो जाएगा हमारा, प्राइस फ्लोर। फ्लोर का मतलब क्या होता है बेटा, जमीनी सतह ना, मतलब कम से कम इतना। वो जो हमने एक याद शब्द याद किया था पता है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसका मतलब प्राइस फ्लोर का मतलब क्या हो गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और सीलिंग क्या होता है बेटा, छतवाना, मतलब औकात उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए, या मैक्सिमम कैप। जैसे अगर जो भी हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, फूड ग्रेन्स वगैरह जो है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं ना गवर्नमेंट के, इससे ज्यादा महंगा नहीं बेच सकते हो तुम, है कि नहीं। तो ये चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखने की जरूरत है। एक आ जाएगा प्राइस फ्लोर और एक क्या आ जाएगा हमारा, प्राइस सीलिंग। लिखिएगा, ए मिनिमम प्राइस buyers are required to pay। एमएसपी का फुल फॉर्म मिनिमम, तुम लोग मत याद रखना मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। नहीं, कुछ लोग आजकल बोलते हैं ना एमएसपी मतलब मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, नेता लोग भाषण में ही बोल दिए हैं। क्या हुआ, नहीं हुआ ना। और हो गया रे बुद्धि, लिखिएगा। तो प्राइस सेलिंग का मतलब क्या होगा बेटा, मैक्सिमम ना। तो लिखिएगा, ए मैक्सिमम प्राइस सेलर्स आर allowed to charge for a goods or services। इसमें लिख लीजिएगा बेटा, एसेंशियल फूड ग्रेन्स
हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मैंने तो बोला ही अब छोटू छोटू सा है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर करेक्टिंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। या इसी को हम लोग कह सकते गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर करेक्टिंग इंफॉर्मेशन फेल्यूर। इसी को क्या कह सकते हैं, करेक्टिंग इंफॉर्मेशन फेल्यूर। कि अगर इंफॉर्मेशन के कारण कोई भी हमें लग रहा है नुकसान, तो उसको गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करेगी। और ये है हमारा सबसे आखिरी टॉपिक। तो बस इसको ज्यादा नहीं, लगभग 1.5 पेज के आसपास होगा, उतने में ही टॉपिक साफ। हाँ, ओनली। हो गया, लिखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट activities of government is to redistribute incomes so that there is equity and fairness in the society। अरे एक, हाँ चलो लिख लो, कोई नहीं, ठीक है। यहां पे एंड लगा देना बेटा, एक ही साथ दोनों लिख लेता हूं मैं। कि एक है ना कि बराबरी की भावनाएं तो देखना पड़ेगा ना रिडिस्ट्रीब्यूशन की, तो लिख लेना इक्विटेबल। हेडिंग में क्यों नहीं जब वो, उसके नीचे लिख लेना ब्रैकेट में। तो एक वर्ड तो लिखा है, उसमें इतना प्रॉब्लम, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा भाई, कहीं ना कहीं रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगा ही नहीं करेगा। कि भाई अगर हमें सभी चीजों को सही करना है तो रिडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है, फेयरनेस की जरूरत है। क्योंकि जब तक फेयरनेस नहीं होगा तब तक काम चलेगा क्या। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसका भी प्रॉब्लम आएगा। वो तो शुरू वाले यूनिट में भी यही देखा था हमने, कि अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं होगा, फेयरनेस नहीं होगा, तो उसका भी इंपैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। तो यहां तक लिख लिया क्या। तो मैं क्या चाइनीज पूछा था अभी, मैंने क्लियरली पूछा था कि लिखा हुआ हो गया। जल्दी करो बेटा, 154 रन और चाहिए जीतने के लिए। विकेट 3 ही है बेटा, 2 दिन से क्या मतलब है। कोई नहीं, जीत सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ भी इसी दोनों ने जिताया था। और जब कोई नहीं खेलता है तो अश्विन खेलता है। हो गया बेटा, लिख लिया यहां तक। लिखो, सम, ओ उसी के अंतर्गत लिखो, सम कॉमन पॉलिसी इंटरवेंशंस इंक्लूड। अब रिडिस्ट्रीब्यूशंस के लिए या फेयरनेस के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी उसको देखिए। बेटा याद है पहले भी लिखवाया था प्रोग्रेसिव टैक्सेज।
जिसकी जितनी ज्यादा इनकम उसको उतना टैक्स देना पड़ेगा, ये नहीं कहोगा। टारगेटेड बजटरी एलोकेशन, हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग बजट होता है, ये नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, सब्सिडीज, ये सारी पॉलिसी गवर्नमेंट क्यों अपनाती है? ताकि मार्केट में फेयरनेस बना रहे, सबों के पास बराबर आ जाए। सोशल सिक्योरिटीज स्कीम, हम तो बोले ही इको साफ मैथ साफ। जॉब रिजर्वेशन, लैंड रिफॉर्म्स, ओके लिख लिया। तो ये सारे कुछ स्कीम बना करके क्या किया जाएगा बेटा, बताओ? प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है। अब ये तो रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो गया। अब जरा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का भी लिख लो इसमें। कहता है गवर्नमेंट एक्टिवली intervene in the market for combating the problem of market failure due to information problems and considering the importance of information। बेटा देखते हो ना कि आजकल जो है हर चीज के लिए जो है भ्रामक एडवर्टाइजमेंट को बोला गया है कि नहीं करने के लिए बेटा, ठीक है बेटा। वो जो है ना कि जेंडर वाइज उसका जो हम लोग अलग अलग सीक्वेंस बना देते हैं उसकी बात करते हैं यहां पे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन मेकिंग रेशनल डिसीजन। जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले ही बाबा रामदेव के ऊपर जो है वो लगा था, ही नहीं लगा था, फाइन चार्ज किया गया था। ऐसे ही जो प्रचार किया जैसा उस तरीके का प्रोडक्ट अगर नहीं है तो सिर्फ रामदेव पे लगा, बाकी वो जो डीओ लगा करके पूरा शरीर का कपड़ा उड़ जाता है, लेकिन उस जगह से ना लड़की उड़ती है ना वो लड़का उड़ जाता है कि नहीं। देखा ना एक नई प्रचार आता है जिसमें वो बहुत तेज आंधी आती है, खंभे को पकड़ के लटका रहता है, पूरे बदन का कपड़ा फट के उड़ जाता है, लेकिन उसकी ताकत देखो बेटा, फेविकोल मरीन का जोर है वो, है कि नहीं। और जिस खंभे पे टिका पड़ा वो खंभा भी नहीं टूटा, तब गाड़ी वाड़ी सब उड़ गई ना, लेकिन वो लड़की सज धज के उधर से आ रही थी उस आंधी में भी। तो टैलेंट है ये, थोड़ी ना भ्रामक एडवर्टाइजमेंट है भाई। ऐसे प्रचारों से दूर रहने की, फेयर एंड लवली या फेयर हैंडसम की जो बात करते हो उस पर भी ये रोक लगाया गया था ना। पहले नहीं बोलता था कि 7 दिन में निखार, अब बोल के देखे 7 दिन में निखार, मैं पहुंच जाऊंगा लगाते हुए, ये ले तेरे सामने लगातार 7 दिन घिसता हूं मैं,
पूरा एक पॉच गोरा करके दिखा, नहीं हो सकता। तो ये जो भ्रामक एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है, ये क्या होता है, मिस रिप्रेजेंट करता है, मिसलीड करता है, ये नहीं करता। तो इसका भी क्या होगा बेटा, यहां पर रेशनल डिसीजन के लिए इन चीजों को सही करने की जरूरत होगी या नहीं होगी। जैसे देखते हो ना, जो बच्चे सिगरेट उगरेट पीते होंगे तो जब डब्बा खरीदते हैं तो उस पर क्लियरली लिखा रहता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहता है, चित्र भी बना रहता है माउथ कैंसर का। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। गवर्नमेंट मेक्स इट मैंडेटरी, जल्दी लिखो, हो गया खत्म, टू हैव एक्यूरेट लेबलिंग हो गया, ऑल आउट, ऑल आउट हो गया। लिखो एक्यूरेट लेबलिंग एंड कंटेंट डिस्क्लोजर बाय प्रोड्यूसर। तो बिना संवैधानिक चेतावनी के ये सब चीजें निकल सकती है क्या, नहीं निकल सकती, आपको पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मैंडेटरी जी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, सेबी का गाइडलाइंस है या नहीं है बेटा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन होता है या नहीं होता। ठीक है, पब्लिक डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू improve knowledge कि भाई ऐसी जानकारी होनी चाहिए ताकि लोगों को उसके बारे में एक्चुअलिटी पता चल सके, उसके बारे में नॉलेज मिल सके। रेगुलेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स टू मेक एडवर्टाइजिंग more responsible, informative and less persuasive। कि भाई जो प्रचार वगैरह होना चाहिए ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों को उसकी एक्चुअलिटी की बात पता चले, पूरा जो आप काम कर रहे हो वो पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई लोग एडवर्टाइजमेंट देख करके तो समझ जाते हैं कि हाँ ये चीजें हमें लेनी चाहिए, लेकिन वही चीजें आपके लिए क्या हो, नुकसानदायक हो, तो वो दिक्कतें करेंगी या नहीं करेंगी। क्या बेटा, परसुएसिव, PRSUASIV, ठीक है, पर मजा तो यहां भी नहीं आएगा। हो गया, अगर चाहो तो टॉपिक खत्म हो चुका है। ठीक है, ज्यादा तो हुआ नहीं, 20 पेज के आसपास इसमें हुआ होगा, कितना हुआ है, बेटा तो उसको पेज नहीं काउंट करते ना बेटा, रजिस्टर की साइज भी तो देख हमारी जैसी है।
ठीक है बेटा, तो एक बार इसको ना खाली रीड कर लेना, याद इसमें कुछ नहीं रखना, एक बार रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा क्या क्या बात है। यहां तो वही है ना कि दिक्कतें क्या है और गवर्नमेंट उसको सॉल्व कैसे करेगा, यही तो देखना है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी जो है बेटा उधर जैसे ही बच्चे आ जाते हैं फिर हम लोग स्टैट्स स्टार्ट करते हैं। ग्रुप में मैसेज आ जाएगा कि कितने बजे स्टार्ट होगा। बेटा 13 पेज तो नहीं हो सकता, 13 पेज में तो किसी भी शर्त में नहीं कंप्लीट होगा। चलिए ठीक है बेटा, तो मिलते हैं एक छोटे से समय के बाद, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा क्लास की टाइमिंग का। धन्यवाद।